हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से शो। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 31 का पार्ट 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ सीसीओ इन एनबीएफसी के बारे में। और इस लेक्चर में हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन एनबीएफसी कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर से रिलेटेड उसका अपॉइंटमेंट, उसका टेनर, उसका स्टेचर है ना, उसकी इंडिपेंडेंस, इन सब बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए बात करते हैं ब्रॉड कंटूर्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन एनबीएफसी। तो व्यापक रूपरेखा क्या होनी चाहिए कंप्लायंस फ्रेमवर्क की एनबीएफसी में, उसी को ये डेडिकेटेड है चैप्टर आपका, लेक्चर कंप्लायंस पॉलिसी की अगर हम बात करें, एनबीएफसी शैल ले डाउन अ बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी। देखिए, जैसा बैंकिंग में होता है ठीक उसी तरीके से लगभग एनबीएफसी में होता है। थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं, अदरवाइज लगभग सारी चीज़ें जैसा बैंक में वैसा ही एनबीएफसी में होता है। जैसे बैंक में भी बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए। बोर्ड अप्रूव्ड जो कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए उसी में ही सीसीओ के क्या अधिकार रहेंगे वो लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से एनबीएफसी में भी है कि एनबीएफसी में भी बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए, क्लियरली स्पेलिंग आउट इट्स कंप्लायंस फिलॉसफी, एक्सपेक्टेशन on compliance culture, structure and role of compliance function, role of chief compliance officer, processes for identifying, assessing, monitoring, managing and reporting of compliance risk। तो मतलब आप देख रहे होंगे सब वही चीज़ है। मतलब जो आपकी कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए उसमें आपकी एनबीएफसी की कंप्लायंस की फिलॉसफी क्या है, कंप्लायंस कल्चर पर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए किसमें, कंप्लायंस पॉलिसी में। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कंप्लायंस फंक्शन या कंप्लायंस डिपार्टमेंट का रोल क्या रहेगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल क्या रहेगा, उसके बाद में कंप्लायंस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे कंप्लायंस रिस्क को मॉनिटर किया जाएगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा, कम किया जाएगा, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाएगी कंप्लायंस रिस्क की, ये सारी बातें कंप्लायंस पॉलिसी में बताई जानी चाहिए। और पॉलिसी को कम से कम एटलीस्ट वंस अ ईयर जो है रिव्यू किया जाना चाहिए। किसके द्वारा किया जाएगा, बोर्ड या बोर्ड कमेटी के द्वारा किया जाता है। ब्रॉडली द पॉलिसी शैल इंश्योर कवरेज ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो पॉलिसी को चाहिए कि कम से कम ये नीचे कुछ एस्पेक्ट दिए गए इनको तो जरूर ही कवर करे। ओके, मेजर्स टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शन एंड इट्स राइट टू फ्रीली डिस्क्लोज फाइंडिंग्स एंड व्यूज टू सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड कमेटी। ठीक है, तो जो पॉलिसी होनी चाहिए वो इंश्योर करे कि जो हमारा कंप्लायंस फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में जो कंप्लायंस फंक्शन है या जो हमारी कंप्लायंस फंक्शन है उसको अधिकार होना चाहिए किस बात का, कि कोई भी फाइंडिंग्स अगर आती है उसकी, कोई भी व्यूज उसके आते हैं तो उसको डिस्क्लोज कर सके, उसको बता सके, किसको, सीनियर मैनेजमेंट को, बोर्ड या ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड को बता सके, किसी से डरने की उसे ज़रूरत ना पड़े। कहने मतलब फोकस ऑन वेरियस रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो डिफरेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फोकस में रखें, उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश करें। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर कंप्लायंस टेस्टिंग प्रोसीजर। तो कंप्लायंस टेस्टिंग के जो प्रोसीजर होंगे उसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा उस पर भी पॉलिसी को खुल करके बात करने की ज़रूरत होती है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग कंप्लायंस रिस्क असेसमेंट एंड चेंज इन रिस्क प्रोफाइल ETC टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड टू द बोर्ड या बोर्ड कमेटी। तो जो कंप्लायंस फंक्शन होना चाहिए है ना, या हमारी जो कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए उसमें ये क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्ट किसको करना है ना, और कैसे कंप्लायंस रिस्क को एसेस किया जाएगा। बैंक की या एनबीएफसी की रिस्क प्रोफाइल में जो चेंजेस वगैरह होंगे उसको सीनियर मैनेजमेंट को या बोर्ड या बोर्ड ऑफ कमेटी को जो है रिपोर्ट किया जाना चाहिए। अथॉरिटी ऑफ कंप्लायंस फंक्शन टू हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एज नीडेड। भाई कंप्लायंस मतलब पॉलिसी में ये बात क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए कि कंप्लायंस फंक्शन या कंप्लायंस डिपार्टमेंट को फुल अथॉरिटी है, जिस भी इंफॉर्मेशन की वो एक्सेस चाहता है उसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए, कोई चीज़ छिपाई नहीं जा सकती है। A mechanism for dissemination of information on regulatory prescriptions and guidelines among staff and periodic updation of operation manual। तो जो भी रेगुलेटरी मतलब प्रिसिप्टेशन वगैरह आते हैं, जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, उन सभी को सभी स्टाफ मेंबर्स के बीच में
मतलब प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। ऐसी मैकेनिज्म होनी चाहिए हमारी कंप्लायंस पॉलिसी में कि सभी स्टाफ मेंबर को जो भी रेगुलेटरी इंड से नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई गाइडलाइंस या पुरानी गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में लोगों को अपडेट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में पीरियोडिक अपडेटिंग ऑफ ऑपरेशनल मैनुअल, जिस हिसाब से कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, रूल्स बदलते जाते हैं, उसी हिसाब से जो ऑपरेशनल मैनुअल होता है एनबीएफसी का, उसको समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए। अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑल न्यू प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट बाय द कंप्लायंस डिपार्टमेंट प्रायर टू देयर इंट्रोडक्शन। कंप्लायंस पॉलिसी में ये भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि अगर कोई नई प्रोसेस, कोई नई सर्विस, कोई नया प्रोडक्ट अगर ऑफर किया जा रहा है तो उसको अप्रूव किया जाना चाहिए किसके द्वारा? कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा, प्रायर टू इंट्रोडक्शन। इससे पहले कि आप उसे मार्केट में लॉन्च करें, उसके पहले आपको अप्रूवल ले लेना चाहिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट को। तो इतनी सारी बातें कंप्लायंस पॉलिसी में होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि फ्रेमवर्क की हम यहाँ पर व्यापक फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए कंप्लायंस फंक्शन का, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये कंप्लायंस का फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हमने बात की कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए। तो हर एक एनबीएफसी में बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें वो ये क्लियरली बताए, कंप्लायंस पॉलिसी ये बताए कि उसकी कंप्लायंस के पीछे क्या फिलॉसफी है, वो कंप्लायंस कल्चर पर क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंप्लायंस फंक्शन का रोल क्या होना चाहिए, सीसीओ यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल क्या होना चाहिए, कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, एसेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए क्या प्रोसेसेस फॉलो की जानी है, वो सारी बातें क्लियरली स्पेल आउट होनी चाहिए। कहाँ पर? कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर में। साथ ही साथ में पॉलिसी को कम से कम साल में एक बार जो है रिव्यू किया जाना चाहिए। ये बैंकों में भी लागू है बात, एक साल में रिव्यू करने वाली बात बैंकों में भी लागू, यहाँ पर भी लागू होती है। ब्रॉडली अगर मतलब बड़े स्तर पर देखा जाए तो पॉलिसी को ये चीज़ें जो है नीचे दी गई चीज़ों को जरूर कवर करना चाहिए। जैसे मतलब पॉलिसी को चाहिए कि वो इंश्योर करे कि जो हमारा कंप्लायंस फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। साथ ही साथ उसको आज़ादी होनी चाहिए कि अगर कोई फाइंडिंग्स हैं, कोई उसके व्यूज़ हैं, तो उसको वो फ्रीली डिस्क्लोज कर सके। किसके साथ? सीनियर मैनेजमेंट के साथ में या टॉप मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड या बोर्ड कमेटी के साथ में फ्रीली जो है उसे वो डिस्कस कर सके, डरने की ज़रूरत उसे ना लगे। साथ ही साथ में जितनी भी रेगुलेटरी या स्टैच्यूटरी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उन सब पर फोकस किया जाना चाहिए। पॉलिसी में ये बात क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए। कंप्लायंस टेस्टिंग का जो प्रोसीजर होता है उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, पॉलिसी में ही लिखा हुआ होना चाहिए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो मतलब पॉलिसी में ही ये बताया जाना चाहिए कि रिपोर्टिंग कैसे होनी है, किस किस बात पर रिपोर्टिंग होनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी रहेगी, सारी बातें क्लियर रहनी चाहिए। ओके, कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट कैसे होगा, अगर बैंक की रिस्क प्रोफाइल में जो चेंजेस हैं उन सब की रिपोर्टिंग किसको करनी है? सीनियर मैनेजमेंट को या बोर्ड या बोर्ड कमेटी को की जानी चाहिए। कंप्लायंस फंक्शन की अथॉरिटी इतनी होनी चाहिए, पॉलिसी इंश्योर करे कि कंप्लायंस फंक्शन की अथॉरिटी इतनी मिलनी चाहिए कि वो जो भी इन्फॉर्मेशन उसे ज़रूरी है उन सबका एक्सेस उसे मिलना चाहिए। किसी भी स्टाफ मेंबर से यदि जो है कंप्लायंस डिपार्टमेंट बात करना चाहे तो उसे फ्रीली एक्सेस होना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस वगैरह इश्यू होती हैं उन सबको जो है सभी लोगों तक जो है प्रसार करना, उनके पास तक पहुंचाना, डिसमिनेशन करना, इसकी मैकेनिज्म जो है एनबीएफसी में होनी चाहिए, जिससे स्टाफ मेंबर अपडेटेड रहें। साथ ही साथ में जो ऑपरेशनल मैनुअल है उसको पीरियडिकली अपडेट किया जाना चाहिए। उसके बाद में कोई भी नई प्रोसेस, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसके इंट्रोडक्शन से पहले कंप्लायंस डिपार्टमेंट से उसका अप्रूवल लिया जाना जरूरी है। फिर कम से कम 6 महीने तक कोई नया भी प्रोसेस या प्रोडक्ट आता है तो एटलीस्ट जो है स्टार्टिंग के 6 मंथ तक उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ओके, बात करते हैं कंप्लायंस स्ट्रक्चर की। तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है हेड कौन करेगा? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मीटिंग द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द सर्कुलर। मतलब कंप्लायंस डिपार्टमेंट किसके द्वारा हेड किया जाएगा? सीसीओ के द्वारा। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर उसी व्यक्ति को बनाइए जो सर्कुलर में दी गई गाइडलाइंस को फॉलो कर पाता है। एनबीएफसीज आर फ्री टू अडॉप्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर कंप्लायंस फंक्शन। एनबीएफसी को आज़ादी है कि जैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं कंप्लायंस फंक्शन के लिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हाउएवर द फंक्शन शैल बी इंडिपेंडेंट एंड सफिशिएंटली रिसोर्स्ड, its responsibilities shall be clearly specified and its activities shall be subject to periodic and independent review। मतलब चाहे जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप अडॉप्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन जो भी कंप्लायंस फंक्शन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सफिशिएंटली रिसोर्स होना चाहिए, अथॉरिटी पर्याप्त दी जानी चाहिए। उसके बाद उसकी जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी वो क्लियरली बताया जाना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। इसकी एक्टिविटीज़ जो है उसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम, और इंडिपेंडेंट उसका रिव्यू किया जाना चाहिए। किसका? कंप्लायंस फंक्शन का। बात करते हैं कंप्लायंस प्रोग्राम की।
तो NBFC shall carry out an annual compliance risk assessment in order to identify and assess major compliance risk faced by them and prepare a plan to manage the risk। तो सभी NBFC को, जैसे सभी बैंकों को, उसी तरीके सभी NBFC को चाहिए कि वो कम से कम कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट साल भर में एक बार करें, बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए, जिसमें हम जितने भी बड़े मेजर लेवल की कंप्लायंस रिस्क फेस कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको एसेस कर पाएँ, ठीक है, और एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये जितने भी मेजर कंप्लायंस इश्यूज को हमने फेस किया है उनको जो है हम मैनेज कर सकें। ओके, तो ये किया जाना चाहिए। द एनुअल रिव्यू टू बी कैरीड आउट बाय द सीनियर मैनेजमेंट शैल इंश्योर कवरेज ऑफ एटलीस्ट द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो जो एनुअल रिव्यू किया जाएगा किसका, कंप्लायंस पॉलिसी का, सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा, वो इंश्योर करे कि कम से कम ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए एनुअल रिव्यू में? कंप्लायंस फेलियर इफ एनी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर एंड कंसिक्वेंशियल लॉस and regulatory action as also steps taken to avoid recurrence of the same। तो अगर पिछले साल अगर कोई कंप्लायंस फेलियर हुआ है, उसकी वजह से हमें जो लॉस हुए हैं या जो भी रेगुलेटरी एक्शन वगैरह RBI वगैरह की तरफ से लिए गए हैं, उन सब के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी चाहिए। साथ ही साथ में इसको दोबारा होने से रोकने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसको? सीनियर मैनेजमेंट को, जब भी आप एनुअल रिव्यू कर रहे हों। तो लिस्टिंग ऑफ ऑल मेजर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशूड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर एंड स्टेप टेकन टू इंश्योर द कंप्लायंस। जब एनुअल मीटिंग होगी तो वहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि जितनी भी गाइडलाइंस पिछले साल इशू की गई हैं, पिछले साल जितनी भी मेजर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, उन सबको वहाँ पर लिस्ट किया जाएगा, उन पर डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि हमने इस जो भी गाइडलाइंस इशू उसको कंप्लायंस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस को क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कंप्लायंस विथ फेयर प्रैक्टिस कोड एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड सेट बाय सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या हम फेयर प्रैक्टिस कोड जो है उसका कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? साथ ही साथ में जो भी स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं, स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, किसके द्वारा? सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा, जैसे BCBS के द्वारा या BCSBI वगैरह के द्वारा, BC है ना, इन सब के द्वारा जो स्टैंडर्ड कोड सेट किए गए हैं, उनको क्या हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके कंप्लायंस को हमें इंश्योर करने की ज़रूरत होती है। प्रोग्रेस इन रेक्टिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन पॉइंटेड आउट इन वेरियस ऑडिट एंड RBI इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो भी सिग्निफिकेंट यानी कोई बड़े स्तर की अगर डिफिशियंसी देखी गई है, कोई कमी देखी गई है हमारे मतलब ऑडिट प्रोग्राम में, तो उसके रेक्टिफिकेशन में हमने क्या प्रोग्रेस की है उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ में जब ऑडिट किया गया है बैंक में या जब भी RBI की इंस्पेक्शन कोई रिपोर्ट आई हुई है, तो उसमें जो भी रिकमेंडेशन पॉइंट आउट किए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने की ज़रूरत होती है। जब भी हमारी एनुअल मीटिंग होती है तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होनी चाहिए। अथॉरिटी की बात करें तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो या और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और कंप्लायंस फंक्शन दोनों को अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ ये चाहे तो कम्युनिकेट कर सकता है, और जितनी भी फाइल्स या रिकॉर्ड्स होते हैं बैंक के उन सब का एक्सेस मिलना चाहिए CCO को, कंप्लायंस फंक्शन को, दैट आर नेसेसरी टू इनेबल हर आर हिम टू कैरी आउट इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस इशूज। मतलब कहने का वही अथॉरिटी इतनी दी जानी चाहिए कि CCO या कंप्लायंस फंक्शन किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ कोई भी बात पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड या फाइल को यदि उसे ज़रूरत है तो उसे एक्सेस कर सकता है, मना कोई नहीं करेगा, ताकि उसको जो भी आपने कंप्लायंस इशूज से रिलेटेड जिम्मेदारी दे रखी है, किसको, चाहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, चाहे कंप्लायंस डिपार्टमेंट या फंक्शन को, वो अपनी जिम्मेदारी को तभी निभा पाएंगे। अगर आप कोई स्टाफ मेंबर उससे बात ही नहीं करता है, कोई चीज़ पूछ रहे हैं बता ही नहीं रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। ओके, दिस अथॉरिटी शैल फ्लो फ्रॉम कंप्लायंस पॉलिसी ऑफ द NBFC। अब ये जो अथॉरिटी है, ये जो जलवा है, ये जो रुतबा है, वो कहाँ से मिलेगा? कंप्लायंस पॉलिसी में ही बात ये लिखी हुई होनी चाहिए कि भैया जो है अगर CCO आपसे कुछ पूछता है तो यू हैव टू आंसर इट। अगर वो पूछते हैं कि हमें जो है ये डेटा चाहिए तो आप उस डेटा को प्रोवाइड करोगे। ओके, तो ये हो गया, मेरे ख्याल से हमने बात ये कर ली थी। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्लायंस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो कौन होगा फ्रेंड्स? CCO होगा। ठीक है, और CCO उसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा
जो सर्कुलर में दी गई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। हर एक व्यक्ति को हम सीसीओ नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने पढ़ाई है कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा सीईओ से 2 रैंक नीचे का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नीचे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कम से कम जीएम रैंक का होना चाहिए, राइट। उसके अंडर इंडिपेंडेंट जजमेंट पास करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं बैंकिंग में, वही यहाँ कहा जा रहा है। एनबीएफसी चाहें तो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं कंप्लायंस फंक्शन के लिए, कोई जोर दबाव नहीं है। लेकिन जो भी आप स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं उसमें कंप्लायंस फंक्शन को इंडिपेंडेंट रखा जाना चाहिए, सफिशिएंटली रिसोर्स रखना चाहिए, मतलब पर्याप्त रिसोर्स आप उनको दीजिए, आज़ादी उनको दीजिए, उसके बाद उनको अथॉरिटी भी दीजिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली बताइए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कंप्लायंस स्ट्रक्चर की। साथ ही साथ में ये जो एक्टिविटीज़ हैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट की, उसको पीरियडिकली और इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया जाना चाहिए। फिर हमने बात की कंप्लायंस फंक्शन की, तो यहाँ पर हमने देखा कि एनबीएफसी को चाहिए कि साल भर में कम से कम एक बार एनुअली कंप्लायंस रिस्क का असेसमेंट किया जाना चाहिए, ताकि जो भी मेजर कंप्लायंस रिस्क हम फेस कर रहे हैं उसको पहचाना जा सके, उसका मूल्यांकन किया जा सके और उसे रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए हम अपना प्लान अकॉर्डिंगली तैयार कर सकें। जब भी आपका सालाना रिव्यू करोगे फ्रेंड्स, आप एनुअल रिव्यू करते हैं, किस चीज़ का एनुअल रिव्यू करेंगे? कंप्लायंस पॉलिसी का या कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। तो उस समय सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए कि फॉलोइंग चीज़ें जो है कम से कम कवर होनी चाहिए सालाना मीटिंग में। ओके, कंप्लायंस रिस्क से रिलेटेड असेसमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब आप एनुअल मीटिंग करते हैं, सीनियर मैनेजमेंट की मीटिंग करता है, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि अगर कोई कंप्लायंस फेलियर हुआ है पिछले साल, उसकी वजह से हमें क्या क्या लॉसेस हुए हैं, क्या एक्शन आरबीआई वगैरह ने हमारे प्रति लिया हुआ है, और ये जो फेलियर हुआ था इसको दोबारा ना हो इसके लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हुए हैं, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। पिछले साल जो भी मेजर रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशू की गई हैं आरबीआई के द्वारा, किसी और रेगुलेटर के द्वारा, उन सबको लिस्ट किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि इसका कंप्लायंस इंश्योर करने, इन गाइडलाइंस का कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या हम कंप्लायंस कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लायंस करना है हमें किसका? फेयर प्रैक्टिस कोड का। जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके द्वारा जो भी स्टैंडर्ड है उसका कंप्लायंस या एडहेरेंस हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दुनिया का, देश का, उसको हम अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी पाई गई है हमारे कंप्लायंस में, तो उसके रेक्टिफिकेशन की क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस हमने किया हुआ है। साथ ही साथ में अगर ऑडिट के दौरान या आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कोई पॉइंट बताया गया है, कोई कमी बताई गई है, ठीक है, तो क्या उस पॉइंट को हमने इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया, उसकी क्या प्रोग्रेस है, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिर हमने बात की अथॉरिटी की, तो मैंने बताया कि सीसीओ हो, चाहे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो, चाहे कंप्लायंस फंक्शन हो, इनको पर्याप्त अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि वो किसी भी स्टाफ मेंबर से कम्युनिकेट कर सकें। उन्हें सभी फाइलों का, सभी रिकॉर्ड का एक्सेस होना चाहिए, ताकि उनको जो आपने कंप्लायंस इश्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कंप्लायंस इशू को रिजॉल्व करने की, वो उस मतलब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएँ। ओके, और ये अथॉरिटी उनको एनबीएफसी की जो कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए बोर्ड के द्वारा अप्रूव, उसमें ये अथॉरिटी दी जानी चाहिए, यानी राइटिंग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करेंगे डुअल हेडिंग। बैंकिंग में हमने बात कर रखी है पहले ही, वही सेम चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। डुअल हेडिंग मतलब आपके सर पे 2 टोपी पहना देना। आप बिजनेस भी संभालोगे, आप कंप्लायंस भी संभालोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बिजनेस बोलता है कि 500 करोड़ का लोन है, हमको देना है। कंप्लायंस बोलता है कि जब तक सारे कागजात पूरे नहीं होंगे तब तक नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। कई बार ऐसा बैंक में स्थिति आती है कि कस्टमर हमारे पास अच्छा होता है, हमें पता है कि वो पैसा लौटा देगा, लेकिन कागजी कार्रवाई ना पूरी होने की वजह से हम उसको लोन नहीं दे पाते हैं। मान लीजिए आपको 3 साल का आईटीआर लेना है लोन देने के लिए, और उस व्यक्ति के पास सिर्फ 2 ही साल का आईटीआर है, तो आपको पता है कि ये व्यक्ति अच्छा है और पैसा लौटा भी देगा, जेन्युइन कस्टमर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? कंप्लायंस की वजह से। तो अब अगर दोनों रोल आपको एक साथ मिल जाएंगे तो आप निभा नहीं पाओगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि डुअल हेडिंग नहीं करनी चाहिए। सीसीओ को या जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको 2 जिम्मेदारी एक साथ मत दीजिए, दोहरी जिम्मेदारी मत दे दीजिए। ओके, देयर शैल नॉट बी एनी डुअल हेडिंग, that is CCO shall not be given any responsibility which brings element of conflict of interest, especially any role relating to business। तो बोल रहे हैं कि डुअल हेडिंग नहीं होनी चाहिए, 2 जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को कोई ऐसी जिम्मेदारी मत दे दीजिए जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है अराइज हो जाए, ठीक है। और ख़ास करके उसका जो रोल है वो बिजनेस में, मतलब कहने का बिजनेस से रिलेटेड काम उसको मत दीजिए। CCO shall generally not be member of any committee which conflict
हर आर हिज रोल एज CCO। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को आप किसी ऐसी कमेटी का मेंबर मत बना दीजिए जिससे कि उसका जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि आपको 500 करोड़ का लोन देना है, आप दे सकते हो, थोड़ा बहुत कागजी कार्रवाई नहीं पूरी हुई तो कोई बात नहीं है, ये बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन कंप्लायंस का पॉइंट ऑफ व्यू है कि 500 करोड़ का लोन हो या ना हो, लेकिन मुझे जो है कागजी कार्रवाई पूरी तरह से करनी, तभी हम लोन देंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब CCO को ही आपने 500 करोड़ का लोन बांटने के लिए बिठा दिया है तो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो अगर लोन देने चला जाता है, अगर वो 500 करोड़ का लोन देने जाता है तो वो कंप्लायंस नहीं कर पाएगा, उसकी मतलब कहने का उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसी किसी भी कमेटी का आप मेंबर मत बनाइए जहाँ पर उसका रोल कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। और यदि आप बनाना भी चाहते हैं, अगर बनाना भी चाहते हैं तो उसमें केवल उसका जो है सुपरवाइजरी रोल रखिए, मतलब कहने का वो बस केवल कमेटी का मेंबर होगा, उसको कोई अधिकार वगैरह नहीं दिया जाएगा, सुपरविजन केवल करेगा। ओके, तो बोल रहे हैं कि CCO को जनरली किसी कमेटी का मेंबर नहीं बनाना चाहिए जिससे कि CCO की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, इंक्लूडिंग एनी कमेटी डीलिंग विद द परचेज या सैंक्शन। तो चाहे वो परचेज या सैंक्शन से रिलेटेड कमेटी हो तो भी उसका मेंबर नहीं बनाना चाहिए। एज इन केस द CCO इज मेंबर ऑफ एनी सच कमेटी दैट वुड बी ओनली फॉर एडवाइजरी रोल। अगर CCO को आप मेंबर बना भी देते हैं किसी कमेटी का तो उसमें बस केवल उसको सलाह देने के पद पर बिठाइए और कोई काम के लिए मत लगाइए। द स्टाफ इन कंप्लायंस डिपार्टमेंट शैल प्राइमरली फोकस ऑन कंप्लायंस फंक्शन। अब जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर हैं उनको भी प्राइमरली कंप्लायंस फंक्शन पर ही फोकस करना है, कोशिश की जानी चाहिए कि उनको भी कोई ऐसा वर्क मत दे दीजिए आप। हाउएवर कंप्लायंस स्टाफ कुड बी असाइंड सम अदर ड्यूटीज व्हाइल इंश्योरिंग दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो उनको दूसरा आप रोल असाइन कर सकते हो कंप्लायंस स्टाफ को, लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कंप्लायंस स्टाफ है तो उसको आपने दे दिया RTI का रोल, राइट टू इन्फॉर्मेशन का रोल, अगर आप चाहें तो RTI का काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्लायंस डिपार्टमेंट और RTI में कोई कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से रिलेटेड काम भी इनको सौंपा जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस से रिलेटेड काम नहीं हो रहा है। इस तरीके के काम असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो लोन वगैरह या बिजनेस से रिलेटेड है वो नहीं होना चाहिए। CCO को इसीलिए बोलते हैं कि CCO को कोई बिजनेस टारगेट वगैरह नहीं दिया जाना चाहिए, उसका टारगेट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड स्टाफिंग ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। तो कंप्लायंस फंक्शन में, कंप्लायंस डिपार्टमेंट में जो भी व्यक्ति काम करेगा उसकी क्वालिफिकेशन, स्टाफ वगैरह कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम हैविंग स्टाफ विथ बेसिक क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन बिजनेस लाइन, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन फंक्शन, ठीक है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन स्टाफ के पास तो होनी चाहिए, जैसे उसको बिजनेस लाइन, मतलब डिफरेंट बिजनेस लाइन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन, है ना, प्लानिंग, इन सब में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑडिट और इंस्पेक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंप्लायंस फंक्शन शैल हैव एडिक्वेट स्टाफ मेंबर विथ नॉलेज ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लॉ, अकाउंटेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब बेसिक जो क्वालिफिकेशन है उस वाले स्टाफ तो होनी चाहिए, वैसे स्टाफ तो होनी चाहिए। उसके अलावा पर्याप्त स्टाफ मेंबर ऐसे भी होने चाहिए जिनको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, संवैधानिक यानी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया होना चाहिए, उनको कानून की समझ होनी चाहिए, उनको अकाउंटिंग की समझ होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में उन्होंने काम किया हो, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे स्टाफ मेंबर भी इनको दिए जाने चाहिए, किसको? कंप्लायंस फंक्शन डिपार्टमेंट में या कंप्लायंस डिपार्टमेंट में। एप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग शैल बी इंश्योर टू अवॉइड एनी फ्यूचर स्किल गैप। मतलब कहने का, जब मान लीजिए कोई स्टाफ मेंबर काम कर रहा है और पता है कि उसको 3 साल बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाना है, तो उसके 3 साल ट्रांसफ़र होने से 1 साल पहले ही, 1 ईयर पहले ही जो है आप उसको उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करके उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा दीजिए, ताकि जो है नॉलेज का गैप जो है ना आए आपके सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। ये काम खैर CCO के केस में भी किया जाना चाहिए। जब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की बात होती है तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के केस में भी, तो ये मेरे ख्याल से अथॉरिटी की हमने बात कर ली थी, डुअल हेडिंग हमने कहा था। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के केस में भी सक्सेशन प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मतलब कहने का, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रिटायर हो, अपने पद से हटे, उससे पहले दूसरा CCO हमारे पास तैयार रहना चाहिए। जैसे स्टाफ मेंबर के लिए वैसे ही CCO के लिए भी, ठीक है। डुअल हेडिंग मतलब दोहरी जिम्मेदारी होता है, तो कोई डुअल हेडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है CCO को कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा मतलब जो है आ जाए सामने, और ख़ास करके वो भी बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। उसका कोई रोल जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। CCO जो है किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसका इंटरेस्ट जो है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, और
अगर जो है मनाया भी जाता है किसी कमेटी का मेंबर, तो वहाँ पर सिर्फ उसका सलाह देने का रोल होना चाहिए। जो भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट का स्टाफ होना चाहिए उसको मुख्य रूप से फोकस कहाँ करना है, कंप्लायंस फंक्शन पर करना होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो कंप्लायंस स्टाफ को कुछ अदर जो है मतलब ड्यूटी भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर करना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आरटीआई वगैरह का रिप्लाई करने के लिए आप इनको अपॉइंट कर सकती हैं। फिर हमने बात की क्वालिफिकेशन एंड स्टाफिंग ऑफ कंप्लायंस फंक्शन की, तो मैंने आपको बताया कि बेसिक क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि ब्रांचों में काम करने का अनुभव होना चाहिए, इंस्पेक्शन ऑडिट में काम करने का अनुभव होना चाहिए, इस तरीके के स्टाफ मेंबर तो होने चाहिए। उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में स्टाफ मेंबर ऐसे भी होने चाहिए जिनको मतलब रूल्स रेगुलेशंस की समझ है, कानून की समझ है, अकाउंटिंग की समझ है, रिस्क मैनेजमेंट की समझ है, आईटी की समझ है। ऐसे लोग वहाँ पर अपॉइंट किए जाने चाहिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ में मतलब अप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग बना के रखिए ताकि जो है स्किल गैप आपके सामने ना आए। बात करते हैं इंटरनल ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। तो जो कंप्लायंस फंक्शन है उसका भी ऑडिट किया जाता है, उसका भी रिव्यू किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, इसी के बारे में है। कंप्लायंस रिस्क शैल बी इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड कंप्लायंस फंक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू रेगुलर इंटरनल ऑडिट। तो जो कंप्लायंस रिस्क होना चाहिए फ्रेंड्स उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए किसमें, रिस्क असेसमेंट जो फ्रेमवर्क होता है इंटरनल ऑडिट का। जब भी इंटरनल ऑडिट की जाती है तो वहाँ पर रिस्क असेसमेंट का जो फ्रेमवर्क है वहाँ पर कंप्लायंस रिस्क को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। नहीं, जब भी इंटरनल ऑडिट होगी तो कंप्लायंस रिस्क को भी फाइंड आउट किया जाएगा। कंप्लायंस फंक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू रेगुलर इंटरनल ऑडिट। जो कंप्लायंस फंक्शन है उसका रेगुलर इंटरनल ऑडिट किया जाना चाहिए। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स रिलेटेड टू कंप्लायंस। जो सीसीओ है उसको भी जो भी आपके ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्म रखना चाहिए। मतलब कहने कि जब आपके इंटरनल ऑडिट हुई तो जो कुछ भी आपने कमियां पाई कंप्लायंस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें सीसीओ को बताई जानी चाहिए। व्हिच शैल सर्व एज फीडबैक मैकेनिज्म फॉर असेसिंग द एरिया ऑफ कंप्लायंस फेलियर। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेगा, फीडबैक का काम करेगा, उसको सीसीओ को पता चलेगा कि हाँ कहाँ पर कंप्लायंस फेलियर हो रहा है, क्योंकि आपने उसको अपडेट कर दिया है। सुपरवाइजरी फोकस की अगर हम बात करें, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लायंस रिगर प्रेवलेंट इन NBFC शैल बी पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक्स सुपरवाइजरी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो जो NBFC में जो भी कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर जो है जो कठोर गाइडलाइंस है ना कंप्लायंस से रिलेटेड NBFC में, उन सब पर जो है सुपरवाइजरी रिस्क असेसमेंट किसके द्वारा किया जाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना चाहिए। का मतलब कि ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नज़र रखेगा किसके ऊपर, NBFC के कंप्लायंस डिपार्टमेंट पर, NBFC के कंप्लायंस इम्प्लीमेंटेशन पर ये नज़र रखेगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे CCO के अपॉइंटमेंट और टेनर वगैरह के बारे में। ओके, तो इंटरनल ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ कंप्लायंस फंक्शन की हमने बात की। तो यहाँ बताया गया कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है या इंटरनल ऑडिट जो करेगा वो क्या करेगा कि जो रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क होगा उनका, इंटरनल ऑडिट वालों का रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क, उसमें कंप्लायंस रिस्क को इंक्लूड किया जाना चाहिए और कंप्लायंस फंक्शन को जो है रेगुलर इंटरनल ऑडिट किए जाने की ज़रूरत होती है। और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को जो भी ऑडिट की फाइंडिंग्स होती हैं कंप्लायंस से रिलेटेड उसको इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए। किसको, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को, कि ऑडिट किया गया, ऑडिट करने में जो भी कमियां पाई गई कंप्लायंस से रिलेटेड उसको सीसीओ को बताया गया, जिससे कि सीसीओ को एक फीडबैक मिला कि किन किन एरियाज में कंप्लायंस फेलियर हो रहा है और वो उचित कदम उठा सके। सुपरवाइजरी फोकस का मतलब है कि जो भी आपका NBFC में कंप्लायंस वगैरह किया जा रहा है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नज़र रहनी चाहिए, नज़र रहती है। जितना भी आप प्रोग्रेस वगैरह करते हो कंप्लायंस से रिलेटेड उन सब पर नज़र रखनी चाहिए, RBI को रखता भी है। ओके, बात करते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। NBFC में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में बात करेंगे। बैंक में हम कर चुके हैं, लगभग वही गाइडलाइन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अदरवाइज जो बैंक में CCO का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ा एकदम सेम वही है। टेनर की बात करें तो बैंक में कम से कम कितने समय के लिए CCO अपॉइंट किया जाता है, नॉट लेस देन 3 ईयर। वहाँ पर भी बात की थी, यहाँ पर भी वही है कि CCO को अपॉइंट किया जाता है मिनिमम फिक्स्ड टेनर ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर, यानी कि CCO को कम से कम 3 साल के लिए आप अपॉइंटमेंट देंगे। एक्सेप्शनल केसेस में फ्रेंड जो है ये अगर बोर्ड या बोर्ड की कमेटी चाहे तो जो मिनिमम टेनर है उसको 1 साल से, मतलब मिनिमम टेनर को 1 साल रिलैक्स किया जा सकता है, कहने मिनिमम 2 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है यदि बोर्ड अप्रूव कर दे तब। यानी वैसे तो गाइडलाइन क्या है, जनरली मिनिमम 3 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट आपको फिक्स रूप से
देना है। लेकिन यदि बोर्ड चाहे तो 1 साल का रिलैक्सेशन देता है, तो आप 2 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहने मतलब कि 2 साल बाद जब ये सीसीओ हटेगा तो तुरंत ही दूसरा सीसीओ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहे, इसकी व्यवस्था आप करके रखिए। उत्तराधिकारी तैयार रहना चाहिए। रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल, सीसीओ शैल बी ट्रांसफर्ड रिमूव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेनर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हटा सकते हैं उसके पद से, उसका समय पूरा होने से पहले, मिनिमम 3 ईयर पूरा होने से पहले, केवल विशेष परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। और उसके लिए भी क्लियर कट अप्रूवल बोर्ड या बोर्ड कमेटी का होना चाहिए, और उसके लिए भी वेल डिफाइंड और ट्रांसपेरेंट इंटरनल प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए, तभी आप उसको उसके पद से हटा सकते हैं। रैंक की अगर बात करें तो सीसीओ जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए एनबीएफसी में, और जो है सीईओ से 2 लेवल से ज़्यादा नीचे का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो 2 लेवल फ्रॉम सीईओ। ओके, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से 2 रैंक नीचे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एनबीएफसी मिडिल लेयर के केस में इसे 1 लेवल और रिलैक्स किया जा सकता है, मतलब सीईओ से 2 लेवल नीचे होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर मिडिल लेयर है तो उसमें 3 लेवल नीचे तक भी अलाउ किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इफ़ एनबीएफसी कंसीडर्स नेसेसरी, सीसीओ कैन आल्सो बी रिक्रूटेड फ्रॉम द मार्केट। जरूरी नहीं कि एनबीएफसी का स्टाफ मेंबर ही जो है सीसीओ बनाया जाए, यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसे जो है मार्केट से भी हायर किया जा सकता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को। स्किल्स की बात करें तो भाई जिसको भी सीसीओ अपॉइंट करोगे उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नया नया पीओ बना है उसको आप जो है सीसीओ नहीं बना सकते हैं। तो सीसीओ शैल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, नॉलेज ऑफ रेगुलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स, है ना, एंड हैव सेंसिटिविटी टू सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन। तो जिस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए उसको इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की समझ होनी चाहिए, रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ में जो सुपरवाइजर उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसके प्रति वो व्यक्ति सेंसिटिव होना चाहिए कि हाँ बॉस चाहते हैं जो कुछ भी वो उन्हें अचीव होना चाहिए। बॉस अगर कंप्लायंस 100% अचीव करना चाहते हैं तो मुझे भी 100% अचीव करवाना है। कद की बात करें, स्टेचर की अगर हम बात करें, सीसीओ शैल हैव एबिलिटी टू एक्सरसाइज जजमेंट इंडिपेंडेंटली, मतलब उसका कद इतना होना चाहिए कि वो जो जजमेंट है, अगर कोई फैसला सुनाना है तो वो इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी के और के सिग्नेचर की उसे ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही मतलब जो है फैसला ले सकता हो। सी आर ही शैल हैव द फ्रीडम एंड अथॉरिटी टू इंटरेक्ट विथ रेगुलेटर्स, सुपरवाइजर्स डायरेक्टली एंड इंश्योर कंप्लायंस। मतलब जिस भी व्यक्ति को आप जो है सीसीओ बनाते हैं उसको आज़ादी होनी चाहिए और अथॉरिटी होनी चाहिए किस बात की, कि वो रेगुलेटर से, सुपरवाइजर से इंटरेक्ट कर सके, मिल सके डायरेक्टली, ठीक है, और कंप्लायंस को इंश्योर कर सके। यानी कि सीसीओ को इतना पावर होनी चाहिए कि वो आरबीआई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। ओके, तो इतना पावर होनी चाहिए सीसीओ के पास में। कंडक्ट, आचरण की बात करें तो सीसीओ शैल हैव क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड एंड अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जिसको आप अपॉइंट करते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कभी किसी तरीके के फ्रॉड या इस तरीके के केसेस में फंसा नहीं होना चाहिए, और उसके मतलब जो है सत्यनिष्ठा पर, इंटीग्रिटी पर हमें सवाल नहीं उठाने की नौबत आनी चाहिए। मतलब अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि मतलब विश्वास है हमको कि ये गलत नहीं करेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें अगर सीसीओ की, तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीसीओ शैल बी मेड बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस एंड रिकमेंडेशन मेड बाय कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय बोर्ड कमेटी फॉर द पर्पज। बोर्ड और बोर्ड कमेटी शैल टेक फाइनल डिसीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीसीओ। तो अगर किसी कैंडिडेट को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है तो ये अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, वेल डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस होती है। इसमें सबसे पहले बोर्ड या बोर्ड कमेटी क्या करेगी, एक सीनियर मैनेजमेंट की सिलेक्शन कमेटी बना देता है। वो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, 4-5 नाम रिकमेंड करती है, फिर फाइनल डिसीजन जो है कि किसको सीसीओ अपॉइंट करना है वो बोर्ड या बोर्ड कमेटी द्वारा लिया जाता है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से इसके बारे में भी बात हम कई बार कर चुके हैं कि जो सीसीओ होना चाहिए, जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा, वो या तो एमडी को रिपोर्ट करेगा या तो जो है ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड को रिपोर्ट करेगा, है ना।
अगर ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड का करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एमडी को करता है तो उसे ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड के साथ में हर क्वार्टर में एक जो है 1-to-1 मीटिंग करने की ज़रूरत होती है, जिसमें कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का एम्प्लॉई मतलब टॉप मैनेजमेंट कोई भी बैठा नहीं होगा, इंक्लूडिंग एमडी एंड सीईओ। तो ये बात मैं कई बार अब मेरे ख्याल से बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गई होगी। तो चलिए बात करते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की। अ प्रायर इंटीमेशन टू सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शैल बी प्रोवाइडेड बिफोर अपॉइंटमेंट, प्रीमेच्योर ट्रांसफर, रिजिग्नेशन, अर्ली रिटायरमेंट और रिमूवल ऑफ सीसीओ। तो जब भी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को आप अपॉइंटमेंट देते हैं, उसका टेनर पूरा होने से पहले ट्रांसफ़र करते हैं, वो रिजाइन कर देता है या वो रिटायरमेंट अर्ली ले रहा है या आप उसको पद से हटाते हैं, तो इन सभी केसेस में आपको ये सारे काम होने से पहले एक प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी। किसको? सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन आरबीआई को ये इंटीमेशन देनी पड़ती है। अब अगर किसी कैंडिडेट को आप जो है अपॉइंटमेंट देते हैं सीसीओ के पद पर, तो सच इन्फॉर्मेशन शैल बी सपोर्टेड बाय डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट। जिस कैंडिडेट को आपने सीसीओ माना हुआ है, बनाया हुआ है, उसकी डिटेल में प्रोफाइल आप भेजेंगे, ठीक है, किसको? आरबीआई को। साथ ही साथ में फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेशन भी भेजेंगे। और ये फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? एमडी एंड सीईओ करेगा। किसका? एनबीएफसी का। जिसमें एमडी एंड सीईओ ये कंफर्म करेगा कि जिस व्यक्ति को हम सीसीओ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो व्यक्ति सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट जो भी प्रिस्क्राइब की गई हैं सर्कुलर में उसको फुलफिल करता है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होगा? मे बी एग्जामिन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेल्ड आउट इन दिस सर्कुलर इशूड बाई आरबीआई। तो फिट एंड प्रॉपर के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? वो आरबीआई के द्वारा जो सर्कुलर इशू किया गया है एनबीएफसी के लिए उसमें लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जजमेंट लिया जा सकता है। बात करते हैं रिपोर्टिंग लाइन की। तो सीसीओ को जो है चाहिए कि वो सीधा रिपोर्ट करेगा किसको? एमडी एंड सीईओ को या बोर्ड कमेटी को। इन केस सीसीओ रिपोर्ट करता है एमडी एंड सीईओ को, तो बोर्ड या बोर्ड कमेटी को चाहिए कि वो सीसीओ से मीटिंग करे, क्वार्टरली इंटरवल पर 1-to-1 मीटिंग होगी और बिना किसी सीनियर मैनेजमेंट के एमडी सीईओ की प्रेजेंस की ये मीटिंग होती है। सीसीओ शैल नॉट हैव एनी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्टिकल। किसी बिजनेस वर्टिकल में किसी बिजनेस वाले के साथ में सीसीओ की कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो सीसीओ का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है फ्रेंड, वो बोर्ड या बोर्ड कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है मैंने आपको बताया था कि अगर एमडी एंड सीईओ वगैरह को आपने पावर ही नहीं दे रखी है इसका अप्रेजल करने की, सीसीओ का अप्रेजल एमडी और सीईओ करेगा तो सीसीओ डरेगा किससे? एमडी सीईओ से। लेकिन जब मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल बोर्ड द्वारा करना है तो ऐसे में सीसीओ किसी से डरता नहीं है और अपना अनबायस्ड यानी कि क्लियर कट जो है फैसला दे पाता है। ठीक है, तो ये हो गई बातें फ्रेंड जो है आपके एनबीएफसी के सीसीओ के बारे में। तो जितनी बातें फ्रेंड जो है बैंक के सीसीओ के लिए हैं उतनी ही बातें जो है एनबीएफसी के लिए हैं। केवल 2 चेंज मैंने देखा है। एक तो टेनर में इनके चेंज हुआ है कि अगर 3 साल मिनिमम होता है तो इसको 2 साल भी किया सकता है एनबीएफसी के केस में। और दूसरा मैंने देखा है रैंक वाला कि सीईओ से 2 रैंक नीचे होना चाहिए, 2 रैंक, लेकिन यहाँ पर 3 रैंक भी नीचे हो सकता है। बस इतना ही चेंज है। बाकी जो है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर चाहे बैंक का हो चाहे एनबीएफसी के, दोनों में सब कुछ सेम है। ओके, तो यहाँ टेनर की हम बात करें एनबीएफसी के लिए तो सीसीओ को कम से कम 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक्सेप्शनल केसेस में इसको रिलैक्स किया सकता है मिनिमम टेनर बाई 1 ईयर, यानी कि 2 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग बना करके उत्तराधिकारी कोई ना कोई तैयार रहना चाहिए, इस बात की प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। अगर आप उसको उसके पद से हटाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको उसके पद से हटाते हैं उसका टेनर पूरा होने से पहले, तो ये केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके लिए भी बोर्ड कमेटी का अप्रूवल होना चाहिए पहले से ही, और उसके लिए भी वेल डिफाइंड और ट्रांसपेरेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। रैंक की बात करें तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए वो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा होना चाहिए एनबीएफसी में, और सीईओ से 2 लेवल नीचे, 2 लेवल नीचे नहीं, से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन एनबीएफसी मिडिल लेयर के केस में ये रिक्वायरमेंट को 1 लेवल और रिलैक्स किया सकता है, यानी कि सीईओ से 3 लेवल नीचे भी हो सकता है। अगर एनबीएफसी को ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता महसूस हो, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को मार्केट से भी रिक्रूट किया जा सकता है। स्किल की अगर मैं बात करूँ उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री की, उसको रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसका रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ में सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन के मतलब प्रति सेंसिटिविटी होनी चाहिए। जो भी आरबीआई वगैरह चाहता है उसके प्रति वो सेंसिटिव होना चाहिए। कद की बात करें तो भाई सीसीओ ऐसे पद पर होना चाहिए कि वो अपना जजमेंट जो है इंडिपेंडेंटली
ले सके। ओके, उसके बाद में जिस भी व्यक्ति को जो है आप सीसीओ बनाते हैं उसको फ्रीडम होनी चाहिए, उसको अथॉरिटी होनी चाहिए सुपरवाइजर या रेगुलेटर्स के साथ में डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट करने की, यानी आरबीआई वगैरह से सीधे मीटिंग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कंप्लायंस को इंश्योर करे। ये बात इतना मतलब इतनी फ्रीडम उसको होनी चाहिए। आचरण कंडक्ट की बात करें तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और उसकी इंटीग्रिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठने वाला होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वेल डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस होती है इनकी। इसके लिए बोर्ड या कमेटी ऑफ द बोर्ड क्या करती है, एक कमेटी बनाती है सीनियर मैनेजमेंट की एक कमेटी सिलेक्शन कमेटी बनती है। यही कमेटी 4-5 नामों को रिकमेंड करती है और फिर फाइनल डिसीजन कि किसे हमें सीसीओ बनाना है वो बोर्ड या बोर्ड कमेटी के द्वारा किया जाता है। फिर बात की गई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की, तो अगर किसी सीसीओ का अपॉइंटमेंट करते हैं आप या उसको प्री मेच्योरली ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी 3 साल नहीं पूरे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो रिजाइन करता है या रिटायरमेंट पहले लेना चाहता है या सीसीओ को उसके पद से हटाते हैं, तो इन सभी केसेस में पहले से ही इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी किसको, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर को, आरबीआई के। ठीक है, उसके बाद में जब भी आप किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को सीसीओ अपॉइंट करते हैं तो उस केस में जब इंटीमेशन भेजते हैं कि हमने इसको सीसीओ अपॉइंट किया है तो उस इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल्ड प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट होनी चाहिए, कैंडिडेट की डिटेल में प्रोफाइल होनी चाहिए, फिट और प्रॉपर का सर्टिफिकेट भी उसके साथ में भेजा जाना चाहिए। इसको कौन इशू करता है फिट एंड प्रॉपर का सर्टिफिकेट, एमडी एंड सीईओ करता है। फिट और प्रॉपर का क्राइटेरिया सर्कुलर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। ओके, और फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि जिस व्यक्ति को हम सीसीओ अपॉइंटमेंट दे रहे हैं वो सभी सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, साथ ही साथ में हम जो ये चेंजेस कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, रेशनल क्या है, वो भी जस्टिफाइड होना चाहिए। चेंजेस का क्या मतलब है कि हम नया सीसीओ को अपॉइंट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग लाइन की हमने बात की तो उसमें मैंने बताया कि आपको सीसीओ रिपोर्ट कर सकते हैं एमडी एंड सीईओ को या बोर्ड कमेटी को। अगर एमडी एंड सीईओ को रिपोर्ट करता है, अगर सीसीओ एमडी एंड सीईओ को रिपोर्ट करता है तो उस केस में इसको मीटिंग करनी पड़ेगी किसके साथ, बोर्ड या बोर्ड कमेटी के साथ। कैसे, क्वार्टरली बेसिस पर 1-to-1 मीटिंग होगी, मतलब इधर बोर्ड होगा और इधर सीसीओ होगा और कोई नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग बैठे होंगे और सीसीओ बैठा होगा। ओके, और कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि एमडी एंड सीईओ कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का अधिकारी वहाँ घुस नहीं सकता है। ओके, उसके बाद में सीसीओ को किसी बिजनेस जो है वर्टिकल की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी बिजनेस वर्टिकल में वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ओके, कोई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये टारगेट किया है कि नहीं किया, उससे मतलब नहीं है। साथ ही साथ में इसका जो परफॉर्मेंस सालाना अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस का सीसीओ का, वो बोर्ड या बोर्ड कमेटी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एमडी, सीईओ, ईडी इन सब में से किसी को भी उसके सालाना रिव्यू की जो है पावर नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ ये लेक्चर भी खत्म होता है और ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।